चलिए नमस्कार, चलिए चलते हैं आज के वीडियो में। आज देखने वाले हैं कि मांग की आड़ी लोच किसे कहते हैं, ठीक है? तो आज मांग की आड़ी लोच देखेंगे। इसके पहले हम देख चुके हैं। इसके पहले भी हम कुछ देख चुके हैं, मांग के प्रकार, मांग किसे कहते हैं, मांग की आड़ी लोच। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है? तो आज चलते हैं मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच क्या होती है? तो अब देखते हैं मांग की आड़ी लोच, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ इसे डिमांड कहते हैं। आड़ी लोच का विचार सबसे पहले थॉमस मोर, कौन थे? थॉमस मोर ने अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था साइंथेटिक इकोनॉमिक्स। साइंथेटिक इकोनॉमिक्स में दिया था। अब बाद में जो है इनके बाद रॉबर्ट टिफिन जो थे, इन्होंने इसका प्रयोग मूल सिद्धांत में किया था, ठीक है? तो सबसे पहले आप, अब यदि आपसे कोई पूछे कि आड़ी लोच का सबसे पहले विचार जो है किसने दिया था, तो सबसे पहले आते हैं थॉमस मूर, जो कि अपनी पुस्तक साइंथेटिक इकोनॉमिक्स में दिया था, और जो बाद में रॉबर्ट टिफिन ने इनका प्रयोग मूल सिद्धांत में किया था, ठीक है? तो इसके बाद अब चलते हैं आगे। आगे देखेंगे कि जो मांग की आड़ी लोच होती है, इसमें दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, ठीक है? इसमें दो प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जो कि पहली वस्तु है अनाश्रित या स्वतंत्र वस्तु भी कह सकते हैं, और जो दूसरी है, तो वो कौन सी है दूसरी? पहली है अनाश्रित और दूसरी है आश्रित या पूरक अथवा स्थानापन्न, ठीक है? जबकि स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं ये दोनों ही अलग अलग होती हैं, इनको भी अच्छे से देखेंगे डिटेल से। पूरक वस्तु है जो, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, एंड जो स्थानापन्न वस्तु है उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है? अब देखेंगे कि जो संबंधित वस्तुएँ होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, जो संबंधित वस्तुएँ होती हैं, वो भी 2 प्रकार की होती हैं, और संबंधित कौन-सी हैं? यही हैं जिनका एक-दूसरे से संबंध रहता है वस्तुओं का, ठीक है? तो उनको हम संबंधित वस्तु कहते हैं, जिनका एक-दूसरे से संबंध रहता है, तो वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नंबर 1 है स्थानापन्न वस्तु, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। अब इनको देखेंगे कि ये क्या होती हैं। यदि किसी यदि किसी वस्तु की मूल्य बढ़ने या घटने पर किसी अन्य वस्तु की मांग घटती या बढ़ती है, तो वस्तुएं स्थानापन्न होंगी। यानी कि मान लीजिए, यानी आप एक वस्तु ले रहे हैं, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ रही है, ठीक है? और जो दूसरी वस्तु है इसी से संबंधित, उस इसकी मतलब कीमत इसकी बढ़ने पर उसकी मांग घट रही है, ठीक है? तो ये इससे संबंधित है ना, तो ये स्थानापन्न वस्तु हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे कि ऐसी वस्तुओं में सकारात्मक संबंध होता है। सकारात्मक का मतलब क्या है? सकारात्मक का मतलब होता है कि आपने जैसे, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, अच्छे से। इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं, तो यहाँ लिखने के लिए सही रहेगा, ठीक है? अब मान लीजिए स्थानापन्न वस्तुओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे चाय, ठीक है? यहाँ पे ले लेंगे चाय और यहाँ पे ले लेंगे कॉफ़ी, ठीक है? जब चाय की कीमत बढ़ेगी, जब चाय की कीमत यानी प्राइस बढ़ेगी, तो जितनी संतुष्टि चाय से मिल रही है, उतनी संतुष्टि भी कॉफ़ी से मिल रही है, ठीक है? तो जब चाय की कीमत बढ़ेगी, तो हम चाय का उपयोग क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई, तो उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसका कम उपयोग करेंगे। तो उसके स्थान पे जो कॉफ़ी है ना, उसकी माँग हम बढ़ा देंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों में सेम संतुष्टि मिल रही है। ऐसा तो है नहीं कि चाय ज़्यादा स्वादिष्ट हो और कॉफ़ी कम स्वादिष्ट हो। हमें दोनों से समान संतुष्टि मिल रही है। इसलिए जो कीमत है चाय की, तो वो बढ़ रही है, तो हम कॉफ़ी की माँग बढ़ा देंगे, और इसकी जो डिमांड है ना चाय की, इसकी डिमांड को कम कर देंगे, और जो कॉफ़ी की डिमांड है ना, तो उसको हम बढ़ा देंगे। तो जब जब चाय की कीमत बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन हो गया, यानी सकारात्मक संबंध हो गया, ठीक है? वो चाय की कीमत बढ़ने से कॉफ़ी की कीमत बढ़ रही है, और जब चाय की कीमत घटेगी, तो हम क्या करेंगे? जब चाय की कीमत घटेगी, तो हम
कॉफ़ी की माँग भी कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम चाय का उपयोग करने लगेंगे फिर, ठीक है? इसलिए इनमें सकारात्मक संबंध होता है। अब देखते हैं दूसरी, दूसरी कौन-सी है? दूसरी जो है तो दूसरी है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु किसे कहते हैं? इसको भी देखते हैं अच्छे से। दूसरा नंबर है दूसरा है जो वो है पूरक वस्तु। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है? यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने या घटने पर किसी अन्य वस्तु की मांग घटती या बढ़ती है तो वस्तुएं पूरक होंगी। यानी कि दोनों जो संबंधित होती हैं ना वस्तुएं, तो उन्हीं को हम पूरक वस्तु कहते हैं। इसको भी देखेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पे पेट्रोल है, यहाँ पे पेट्रोल है, पेट्रोल जो है तो यहाँ पे है और यहाँ पे जो है तो ये कार है, ठीक है? ये कार है। जब पेट्रोल की जो कीमत है ना, जब पेट्रोल की प्राइस जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी ना, तो क्या होगा? इसकी जो कार है ना, इसकी डिमांड कम होगी। क्यों? क्योंकि जो जब पेट्रोल ज़्यादा महँगा हो जाएगा, तो लोग कम खरीदेंगे कार। क्यों? क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा महँगा हो गया है, इसलिए उसको कम खरीदेंगे, ठीक है? जब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा ना, जब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तो कार ज़्यादा खरीदेंगे लोग। क्यों? क्योंकि अभी मान लीजिए कि ज़्यादा पेट्रोल महँगा है तो 1 लीटर पेट्रोल में मान लीजिए 30 किलोमीटर जा पा रहे हैं, ठीक है? तो 1 लीटर पेट्रोल कितने का आता है? मान लीजिए ₹100 का आता है। तो इसमें आप 30 ही किलोमीटर अभी जा रहे हैं और जब सस्ता हो जाएगा तो मान लीजिए 1 लीटर हो गया ₹30 का, तो ₹100 में कितने किलोमीटर पहुँच जाएँगे? वो तो जाके 300 किलोमीटर जाके पहुँच जाएँगे, ठीक है? इसलिए जब जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो कार की माँग क्या होगी? कम होगी और जब पेट्रोल की कीमत कम होगी, तो कार की माँग बढ़ेगी, ठीक है? इसीलिए जैसे पेट्रोल जैसे सस्ता हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि हम बाइक ले लें, कौन-सा ज़्यादा पेट्रोल महँगा है, ठीक है? 1 लीटर, 2 लीटर डलवा लिया करेंगे, ठीक? इसीलिए गाड़ियों की माँग जो है तो बढ़ जाती है और जब महँगा हो जाता है पेट्रोल तो लोग सोचते हैं कि इतना महँगा पेट्रोल है, कहाँ तक डलवाएँगे गाड़ी में, ठीक है? इसलिए उनकी जो माँग है तो वो कम रहती है कीमत बढ़ने की वजह से। तो इसमें जो है तो ऐसी वस्तुओं के संबंध में ऐसी वस्तुओं में नकारात्मक संबंध होता है, यानी कि ऐसी वस्तुओं में नेगेटिव रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि सूत्र, ये जो सूत्र है माँग की आड़ी लोच का, इसको देखते हैं। माँग की आड़ी लोच। माँग की आड़ी लोच बराबर होता है ए वस्तु की माँग में आनुपातिक परिवर्तन बटे बी वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। हमने इसकी पहली वीडियो में भी बताया था जब माँग की आड़ी लोच बताया था कि जो नीचे नीचे जो दर्शाया जाता है, जो नीचे होता है, उसमें परिवर्तन होने से ऊपर वाले में परिवर्तन होता है। ऊपर वाले में परिवर्तन होने से नीचे वाले में नहीं होता है। यानी जो नीचे मूल्य है तो नीचे मूल्य है ना, तो मूल्य में परिवर्तन होने से ऊपर वाली माँग में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है? तो नीचे वाले में परिवर्तन होने से ऊपर वाले में परिवर्तन होता है, ठीक है? इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि माँग की आड़ी लोच डेल्टा ए डेल्टा डेल्टा क्यू ए बटे डेल्टा ए भागे डेल्टा पी बी बटे डेल्टा पी बी बराबर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसको भी आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू ए बाई डेल्टा पी बी गुणे डेल्टा पी बी बाई क्यू ए, ठीक है? तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये तरीका भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है? आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है। तो जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, उनके संबंध में मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि जैसे स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब बताया था आपको, जैसे यहाँ पे कॉफ़ी है, यहाँ पे कॉफ़ी है और यहाँ पे चाय है, ठीक है? तो यदि कॉफ़ी की कीमत जो है तो प्राइस यानी कि कीमत बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसकी चाय की जो है तो माँग बढ़ा देंगे, इसकी डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें दोनों से सेम संतुष्टि मिल रही है, तो हमें ज़्यादा पैसे देने की क्या ज़रूरत है? उसी उतनी संतुष्टि कॉफ़ी से भी मिल रही है और उतनी ही चाय से भी मिल रही है। तो जब कॉफ़ी की कीमत अधिक होगी, तो हम चाय की माँग बढ़ा देंगे और कॉफ़ी की माँग कम कर देंगे। ठीक है?
ऐसी वस्तुओं के संबंध में जो माँग की आड़ी लोच होती है वो धनात्मक होती है। अब देखेंगे कि जो पूरक वस्तुएँ होती हैं उनके संबंध में जो माँग की आड़ी लोच होती है वो ऋणात्मक होती है। तो वो आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार ऋणात्मक होती है। जैसे कार है यहाँ पे और यहाँ पे पेट्रोल है, ठीक है? तो जब मान लीजिए जब कार की जब कीमत बढ़ती है, यानी कार की जब कीमत बढ़ती है, तो पेट्रोल की माँग कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब कार की कीमत बढ़ गई, कार लोग नहीं खरीदेंगे, तो पेट्रोल का क्या करेंगे? ठीक है? और जब कार की कीमत जो कम होती है जब, तो पेट्रोल की माँग बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब कार सस्ती हो जाती है, कार जब सस्ती हो जाती है तो लोग अधिक खरीदेंगे और जब अधिक खरीदेंगे तो अधिक पेट्रोल लगेगा, इसलिए पेट्रोल की माँग बढ़ जाती है। ठीक है? अब देखते हैं कि आड़ी लोच यानी मांग की आड़ी लोच से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कौन-कौन से निष्कर्ष हैं वो अभी देख रहे हैं। ठीक है? नंबर 1 है, यदि मांग की आड़ी लोच का मान शून्य हो तो वस्तु ना पूरक होगी ना ही स्थानापन्न बल्कि अनाश्रित होगी। ठीक है? यानी कि जब मांग की आड़ी लोच शून्य होती है तो ऐसी स्थिति में वस्तुएँ ना पूरक होंगी और ना ही स्थानापन्न होंगी। अब दूसरा नंबर देखते हैं, यदि मांग की आड़ी लोच का मान ऋणात्मक हो तो वस्तुएँ पूरक होंगी। ऋणात्मक का मतलब आपको पहले ही बताया था नकारात्मक या ऋणात्मक, ठीक है? और देखते हैं कि तीसरा नंबर, यदि माँग की आड़ी लोच का मान धनात्मक हो, तो वस्तुएँ स्थानापन्न होंगी। स्थानापन्न का मतलब भी आपको बता दिया था कि जब एक वस्तु की कीमत में यानी चाय की कीमत में जब वृद्धि होती है, तो हम जब कीमत चाय की बढ़ने लगती है, तो हम कॉफ़ी की माँग बढ़ा देते हैं। तो इस संबंध में स्थानापन्न वस्तुओं की माँग के संबंध में धनात्मक रिलेशन होता है, ठीक है? यानी पॉज़िटिव रिलेशन होता है। और जो इसको आपको नहीं समझ में आया होगा जो माँग की आड़ी लोच जिसमें शून्य होती है, वो ना तो पूरक होती है, ना स्थानापन्न होती है। इसका मतलब ये है कि उसका कोई रिलेशन नहीं होता है उससे। मान लीजिए आपका पेन है पेन और यहाँ पे रख दिया जाए समोसा। तो आपका तो आपकी जो पेन है ना, पेन, इसका समोसा से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, नहीं है ना? तो इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी जो प्राइस है ये इसके बढ़ने से समोसे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये माँग की आड़ी लोच इसमें शून्य हो गई। तो इस संबंध में अनाश्रित वस्तु होती है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है कि यदि चौथा नंबर, यदि माँग की आड़ी लोच का मान कम धनात्मक हो तो वस्तुएँ कम स्थानापन्न होगी। उसमें धनात्मक था, इसमें कम धनात्मक है तो कम स्थानापन्न होगी। ठीक है, अब ये स्थानापन्न, पूर्ण स्थानापन्न इनका अर्थ समझेंगे अभी बाद में। ये पाँचवाँ नंबर है कि यदि माँग की आड़ी लोच का मान अधिक धनात्मक हो तो वस्तुएँ पूर्ण स्थानापन्न होंगी। ठीक है? अब देखते हैं कि पूर्ण स्थानापन्न क्या होता है? ठीक है? पूर्ण स्थानापन्नों को अभी समझेंगे। दोस्तों जैसे जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे आपके यहाँ है कॉफ़ी, ठीक है? कॉफ़ी नहीं, इसको नहीं लेते हैं, कोई अच्छा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। इस वस्तु में जो है तो इस वस्तु की बजाय इस वस्तु में कलर अलग है, इसका वेट अलग है, ठीक है? और जो मतलब सीधे-सीधे बता देते हैं कि जो ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। इस वज़न में भी सेम है, स्वाद में भी सेम है और रंग-रूप में भी सेम है। मतलब दोनों एकदम सेम है, आप डिफ़रेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कि एकदम डिफ़रेंस नहीं कर सकते हैं, एक-दूसरे के उसमें प्रयोग कर सकते हैं स्थान पे आप, ठीक? तो ये पूर्ण स्थानापन्न हो गई, ये पूर्ण स्थानापन्न हो गई। यदि यदि पहली वस्तु जो है, दूसरी वस्तु से थोड़ा बहुत मिलती है, हल्का-फुल्का, बिल्कुल हल्का-फुल्का मिलती है, तो ये कम स्थानापन्न होगी, यानी कि कम स्थानापन्न यानी कि ये स्वाद में तो एक जैसी हैं, लेकिन इनका जो वेट है, कलर है, ये दोनों अलग-अलग हैं, ठीक है? इनमें डिफ़रेंस है पूरा-पूरा। तो ये कम स्थानापन्न हो गई और जो कुछ स्थानापन्न होती हैं, तो इनमें कुछ वेट भी इसमें है, वेट और कलर दोनों सेम है, इसका भी और इसका भी। और जो इसकी पैकिंग है ना, इसकी पैकिंग अलग है और इसकी पैकिंग अलग है, तो वो कम स्थानापन्न हो गई, ठीक है? तो ये होता है स्थानापन्न, पूर्ण स्थानापन्न और अधिक स्थानापन्न वस्तुओं में संबंध होता है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।